Yes, sir. Yes, wait. Wait. एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज. हेलो. यस ज़्यादा खाना. सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए. आज क्या किस चीज़ को लेकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए. नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी पारिक है. ये इंस्टीट्यूट नाभी के नाम से जाना जाता है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है. इस इंस्टीट्यूट का मैंडेट है कि आने वाले टाइम में हमारे पास पर्याप्त भोजन हो और जो भोजन है वो संतुलित हो, न्यूट्रिशनली इम्प्रूव, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो. तो इन्हीं दो चीज़ों के साथ हम लोग मूव कर रहे हैं. और आज जो यहाँ प्रोग्राम था वो ये था कि हम इंडस्ट्री से जाने, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड हैं सीड इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, कि उनको क्या चाहिए, उनका पर्सपेक्टिव क्या है कि आने वाले 10 साल में हिंदुस्तान को वो कहाँ देखते हैं, कौन कौन सी ज़रूरतें मार्केट में हैं और क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं. देखिए, ये जो सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं रातों रात डेवलप नहीं होते हैं. इसके लिए 10 साल बाद क्या प्रोडक्ट डेवलप होगा उसकी थिंकिंग हमें आज से करनी होती है. तो एक नया प्रयोग हम लोगों ने यहाँ करने की कोशिश की है, जहाँ हम एक इंडस्ट्री को बुला के पूछ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में होगा और क्या हम साथ मिल के काम कर सकते हैं. जनरली क्या होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर आप कहते हैं अच्छा हमारे पास एक प्रोडक्ट है, क्या कोई इंटरेस्टेड है खरीदने में. उसको हमने उल्टा करके एक नया प्रयोग किया है, जहाँ हम इंडस्ट्री से पूछ रहे हैं कि क्या उनको चाहिए और क्या हम साथ मिलके ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, देश के लिए फ़ायदेमंद हो, किसानों के लिए, कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद हो. तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के शिवेंद्र बजाज, डॉक्टर शिवेंद्र बजाज हमारे साथ हैं. और पर्पज़ ये था कि इंडस्ट्री को हम लोग बुलाएं और जो नई एक टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम बोलते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलॉजी को मैं लेमन तक में बताना चाहूँगा कि इसमें आप किसी भी जीन के अंदर जाके एक एक बेस पेयर को, जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन है, उसको बदल के आप नए जीन्स क्रिएट कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि नए जीन्स क्रिएट करने में इतने प्रिसाइज, जैसे आप पहले आप देखते थे सर्जरी होती थी बड़े बड़े स्कैलेपल सीजर्स से होती है, आजकल लेजर बेस्ड प्रिसाइज सर्जरी होती है. तो आप उसी से कंपेयर करें कि अब बहुत बड़ा जीनोम में बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, बहुत सारे उसमें जीन्स हैं. एक जीन के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर बेस पेयर को हम लोग एडिट कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, उससे बहुत बड़े बड़े इफेक्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं. आप कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंस, बहुत सारी डिजीजेज हमारे प्लांट में आती हैं. आप उनको ऐसा बना सकते हैं कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस उनमें आ जाए, ड्राउट में इफेक्ट ना हो, यील्ड हाई टेम्परेचर में इफेक्ट ना हो. उनको न्यूट्रिशनली बेनिफिट बना सकते हैं, जैसे विटामिन ए कंटेंट बढ़ा सकते हैं. बहुत सारे ऐसे नए प्रयोग आप कर सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट सामने आएंगे. तो भारत सरकार ने जो 30 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें दो तरह के आप टूल यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, SDN1 साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 एंड न्यूक्लियस 2, जो कि किसी भी फॉरेन DNA को अंदर नहीं छोड़ता है. उससे अगर आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट को इक्विवेलेंट समझा जाएगा जो आप प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं. ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है और यही समय है कि हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनकी ज़रूरतों को जानें और जो कैपेबिलिटीज़ नाभी की है. नाभी आप जानते हैं एक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है और इस सेंटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है एज ए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऑन जीन एडिटिंग. और यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी फैसिलिटी स्पीड ब्रीडिंग की बनाने जा रहे हैं, जिससे होगा कि जो क्रॉप आपकी साल में एक बार आप ले पाते थे, साल में 3 क्रॉप आप ले पाएंगे. हमारे पास टिश्यू कल्चर फैसिलिटीज़ हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और स्पीड ब्रीडिंग है. इन सबको मिला के अगर आप देखें तो नाभी एक ऐसी स्थिति में है जो कि हिंदुस्तान में एक यूनिक सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो हमने FSSAI को अप्रोच किया, डॉक्टर शिवेंद्र बजाज को, कि आप हमें इंडस्ट्री से मिलवाइए. और इंडस्ट्रीज़, मुझे बहुत खुशी है यहाँ वो लोग आए और उनकी ज़रूरतों को हमने डिस्कस किया
और ये डिस्कस किया कि क्या हम साथ मिलके जल्दी से जल्दी ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि हमारी देश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी प्रयोग को आज सकारात्मक देने के लिए पहला डिस्कशन हमारा था, और भी डिस्कशन होंगे। बहुत जल्दी ही हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट हम लोग डेवलप कर सकें जो कि कंज्यूमर तक हम लोग पहुंचा सकें हिंदुस्तान में। सर जैसे जीन्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, आपकी कहने का मतलब ये है कि जैसे हिमाचल में एप्पल होता है, ठीक है ना, क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि एप्पल हम पैदा कर सकते हैं सेम ही चीज़ अगर इस टेक्नोलॉजी से? राइट, इसका बेनिफिट होगा। तो आप जो बात कर रहे हैं हिमाचल में एप्पल है, ये तो बहुत आप ऑब्जर्व, क्योंकि हिमाचल में अगर एप्पल प्रोड्यूस हो रहा है तो हिमाचल में जो कंडीशंस हैं वो एप्पल प्रोडक्शन के लिए है जी। उनको यहाँ पंजाब में ग्रो करने का कोई महत्वपूर्ण मुझे कोई इसमें फायदा नहीं। टेक्नोलॉजी का जैसे होता है कि जैसे ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है, कुछ और है, अगर कोई फार्मर इंटरेस्टेड है, अगर इस तरह की इंडस्ट्री लाना चाहता है, अच्छा, उसके लिए हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी है। उसके लिए हमारे पास वो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, बट हमने ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, ऐसे फॉर्मुलेशन डेवलप हमने किया है जो कि अगर आप फ्रूट्स को उस फॉर्मुलेशन से आप उसको कोटिंग कर देते हैं तो वो फ्रूट जो है आपका 30 दिन तक 45 दिन तक खराब नहीं होता है बिना रेफ्रिजरेशन के। हार्मफुल नहीं है वो? हार्मफुल नहीं, कि हमने उसको जो आपका वीट का स्ट्रॉ है, जो किसान लोग क्या करते हैं, बीज को ले लेते हैं, बाकी घास फूस को फेंक, उस घास फूस से हमने वो इजाद की है। उस घास फूस को यूज़ करके, जिसको हस्क हम लोग कहते हैं, हमने एक ऐसा फॉर्मुलेशन बनाया है कि अगर आप 0.1% सोल्यूशन बना के उसको फ्रूट्स को डिप कर देंगे, जो हमने बनाना में टेस्ट किया है, ऑरेंज में किया है, एप्पल में किया है, गुआवा में किया है, और बहुत ही सक्सेसफुली हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि उसको अगर आप डिप करके रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि प्लांट बेस है, कोई एनिमल बेस्ड एक्सट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी इसमें हार्मफुल नहीं, बिकॉज सिर्फ हम हस्क को यूज़ कर रहे हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को ही यूज़ कर रहे हैं जो कि हम खाते भी हैं। तो उसको ईजाद करने में हमें काफ़ी टाइम लगा, बट अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है हिंदुस्तान में, सिर्फ इसी इंस्टीट्यूट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्रूट्स को हेल्प करेगी, मदद करेगी बिना रेफ्रिजरेशन। उससे क्या होगा कि फ्रूट सड़ेगा नहीं। आप मान लीजिए कश्मीर में एप्पल आ रहे हैं, दिल्ली जाते जाते या स्टोरेज में वैसे भी सड़ जाते हैं, तो वो हमारा नुकसान कम होगा। एक तरह से ये फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन में नहीं, बट फूड लॉस को कम करके फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। और दूसरी चीज़ सर ये है कि जैसे हम वैराइटीज़ तैयार करते हैं अलग अलग, कोई भी सीड्स की मान ले, तो वो लॉन्ग टाइम मार्केट में टिकती क्यों नहीं है? जैसे कि अब हमारे लोग की मेरी 42 की ईयर्स हो गई है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि पैडी की आपको ब्रीड्स क्या जानते हो या आपके फादर वगैरह कौन सा ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, मेरे फादर फार्मर हैं, लेकिन हमने देखा है वो चीज़ की मार्केट में हर बार चेंज हो जाता है और फार्मर इतना परेशान है, कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है उसकी, जो नवी नवी रिसर्च होकर आती है, लेकिन वो टिकता नहीं है। मतलब दूसरे जो ब्रीड्स हैं, आज आया कल फिर चेंज हो गया, वो बार बार ब्रीडर परेशान हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें इसके। उसके लिए मैं चाहूँगा आप हमारे एक्सपर्ट इंडस्ट्री ये ज़्यादा जवाब दे पाएंगे। 2-3 कारण हो सकते हैं उसके। पहली बात तो एक खासकर जो सब्जियों में वेजिटेबल्स में क्या होता है कि डिजीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो वाइल्ड टाइप जो देसी वैरायटी से ला के उसमें क्रॉस करके उसको डिजीज़ को लाया जाए। लेकिन अब क्या है कि नेचर में एक ये हमेशा एक जद्दोजहद लगी रहती है कि भाई प्लांट चाह रहा है कि वो डिजीज़ ना हो, लेकिन जो पेस्ट हैं वो डिजीज़ करना चाहते हैं उसको, तो वो एक ये एवोल्यूशन होता रहता है। तो कोई भी डिजीज़ जो हम नए जीन डालते हैं वो 4-5 साल के बाद ब्रेक डाउन हो जाते हैं जनरली, क्योंकि पेस्ट जो है, जैसे हमने अभी सुना कि कोरोना में इतना एवोल्यूशन हो गया वायरस का, तो ये बैक्टीरिया है, फंगस हैं, वो इवॉल्व करते रहते हैं, तो 4-5 साल में वो डिजीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, वो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको फिर नई और वैरायटी लानी पड़ती है, जो और मतलब नए स्ट्रेन जो बन गए हैं वायरस के, फंगस के, बैक्टीरिया के, उनको उनसे डिजीज़ रेजिस्टेंट हो सके। तो एक कारण तो वो है कि जो 4-5 साल में वैरायटियाँ बदलती रहती हैं। दूसरा कारण ये है कि 4-5 साल में, 10 साल में एक तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है, हमारा खेती का एरिया कम हो रहा है, कम है ना। हम आप देखिए, अब मोहाली के आसपास ही देख लो, सारे खेत होंगे पहले, अब देखो सारे बिल्डिंगें बन गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो रही है। तो अब हम कैसे करेंगे? तो उसका उपाय क्या है कि कम से कम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा उगाने की कोशिश करते हैं। तो जो ब्रीडर है वो ऐसी वैरायटियाँ ईजाद करता है जिससे कि ईल्ड बढ़ सके।
तो अगर मान लो, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कल को आपके खेत में कोई राइस 1 टन देता था, आपको 1.25 टन चाहिए उसमें राइस, तो आपको नई वैरायटी चाहिए। तो एक तो डिजीज़ को बचाना भी है, क्योंकि डिजीज़ से बहुत सारा यील्ड का लॉस होता है, दूसरा यील्ड को इम्प्रूव करना है। तो उसकी वजह से भी नई वैरायटी आती रहती है, क्योंकि आप पुरानी वैरायटी कब तो चलाते रहोगे। और एक कारण है खासकर सब्जियों में कि हमारी फूड हैबिट भी चेंज हो रही है। अब आप देखो मार्केट में, पहले आप टमाटर ही ले लो, पहले हम देसी टमाटर ही खाते थे गोल वाला, आजकल तो हाइब्रिड वाला आता है जो थोड़ा सा डिफरेंट शेप का है ना। लेकिन उसका कारण क्या है कि पहले हम सलाद नहीं खाते थे, है ना, हम सब्जियों में टमाटर किस लिए यूज़ करते थे, घर में दाल बनानी है, सब्ज़ी बनानी, टमाटर काटा, उसमें देसी टमाटर अच्छा लगता है क्योंकि उसमें रस होता है, जूस होता है, टेस्ट होता है, खट्टापन आता है, वो अच्छा है। अब आप वही देसी टमाटर और सैलेड के लिए नहीं खा सकते हैं। अब वो सैलड काटोगे उसको, वो सारा वो टमाटर की शेप ही ख़राब हो जाएगी, पीस काटोगे तो जूस निकल जाएगा। लेकिन जो हाइब्रिड है उसमें देखो, उसमें जूस बिल्कुल नहीं निकलता उसका। अगर आप शादी में जाते हो, कहीं फंक्शन में खाते हो, वो टमाटर कट किया, वो 2 घंटे 3 घंटे वैसे का वैसे रहता है ना, कटा हुआ। तो हमारी जो फूड हैबिट भी चेंज हो रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड चेंज हो रही है। अब आप देखो, जो आप खीरा पहले खाते थे और आप खीरा खाते हो, सब शेप चेंज हो गई है। तो और दूसरी बात क्या है कि अच्छी बात है कि हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हम नए से नया फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी आती हैं। पहले खाली इंडिया का आपका हमारे पास ऑप्शन था, बाहर का ऑप्शन भी है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे कि मतलब हर 4-5 साल में आपको नई नई वैरायटी बदलाव दिखता है। टाइम के साथ साथ बदलना पड़ता ही है हमको। अच्छा सर, जो आज जो मीटिंग हुई है, जो आज सारा हुआ है, इससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा, या जो मध्य वर्ग के फार्मर्स हैं उनको क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से? देखिए, कोई भी चीज़ फार्मर्स तक पहुंचने में टाइम लगता है। उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को रिवैलिडेट किया जाता है, फिर प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। तो फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, बट आने वाले कुछ 4 साल में 5 साल में मिलेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नई नई किस्में बनाई जाएँ, और उन किस्मों को बाज़ार में आने में भी 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि हम ऐसा राइस लेकर आएँ जो कि कम पानी में ग्रो हो जाए या खारे पानी में ग्रो हो जाए, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है। कोई भी जैसे दवाई भी अगर आप देखें, उसको जो डिस्कवरी है वहाँ से आने तक डिफरेंट टेस्ट हमें करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। तो ये जो मीटिंग थी वो यही डिस्कस करने के लिए थी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं साथ मिलके, और क्या क्या हमें प्रायोरिटाइज, बिकॉज आइडियाज़ बहुत सारे हैं, क्रॉप्स बहुत सारी हैं, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, बट लॉजिक ये है कि हम क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करें, कौन सी क्रॉप सबसे पहले करें, कौन सी बीमारियों को हम सबसे पहले चलें। तो वो एक इंडस्ट्री का हम पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे थे, जो कि आज हमें बहुत अच्छी तरह से मिला है। सर, कितनी इंडस्ट्रीज, कितने डेलीगेट्स आए होंगे? ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया से थे। फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री से है, और आई थिंक 12 या 13 कंपनीज हमारे पास थी। करीब 20 लोग हमारे पास आए थे कंपनी से, 13 कंपनी से करीब 20 लोग यहाँ थ्रू आउट इंडिया थे सर? थ्रू आउट इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से। कोई और मैसेज लो, लेकिन उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा है, पीछे हट रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए भी, जैसे मैं आपने पंजाब की बात करी है, पंजाब का एग्जांपल दूंगा। इस मीटिंग से थोड़ा बहुत लिंक है, बट ज़्यादा नहीं है। जैसे आजकल पंजाब में सरकार ने भी अनाउंस किया है कि अगर आप डायरेक्ट सीड पैडी लगाओगे तो सरकार सब्सिडी देती है, 5000 रुपये पर हेक्टर दे रही है सब्सिडी। तो अब वो फ्यूचर है फार्मिंग का एक तरह से, क्योंकि पंजाब में पानी का टेबल तो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत कम हो गया। अब कितना गहरा बोरवेल खोदना पड़ता है सबको। वो तो सर ठीक है कि सरकार की एक सोच है कि डायरेक्ट मतलब पानी बचाने के लिए डायरेक्ट पैडी लगा दो, लेकिन आता है प्रोडक्शन के ऊपर, क्या वो प्रोडक्शन जो पहले तो उसी पे आ रहा हूँ। तो अब क्या है कि डायरेक्ट सीड लगाने से प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलता है। तो एक तरफ सरकार से आपको इंसेंटिव मिल रहा है, दूसरी तरफ पानी कम यूज़ हो रहा है, तीसरा क्या है डायरेक्ट सीड में क्या है कि जो पहले अगर आप नर्सरी में लगाते थे, अब नर्सरी में पहले लगा के फिर आप जाके मैनुअली उसमें लगा देते, अब आप सीड डायरेक्ट लगा दोगे तो आपको टाइम भी बच रहा है। आपकी जो फसल जो आपकी टाइम जो लेती थी मैच्योर होने में, वो कम टाइम में मैच्योर होगी। तो उसमें क्या है कि आप फार्मर के पास अब टाइम है कि पहले क्या होता था कि राइस जैसे ही ख़त्म हुआ फटाफट काटा, जलाया और वीट लगा दिया। अभी टाइम है उनके पास सोचने के लिए अभी कौन सी वैरायटी लगानी है, क्योंकि ये वैरायटी है जल्दी मैच्योर होंगी। दूसरा क्या है जो आज हम डिस्कशन वीडियो की बात कर रहे थे, तो इसमें डायरेक्ट सीड में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप लगाते हैं सीड जो लगाते हैं
वो अब क्या है कि डायरेक्ट लगा दिया तो सारी जो खरपतवार जो होती है वो भी ग्रो होती है साथ में, तो आपका चावल वो दिखता नहीं है। तो उसमें क्या है, एक तरीका है कि भी भारत सरकार के एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, कंपनी डेवलप कर रही है कि एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट राइस बनाया है, जिससे क्या है कि वो राइस की वैरायटी आप लगाओगे तो आप जो खरपतवार पे एक स्प्रे कर दोगे तो राइस तो नहीं मरेगा, वो खरपतवार मर जाएगी। तो 2-3 वो जीन एडिटिंग के थ्रू भी हो सकती है। तो 2-3 टेक्नोलॉजी को मिला के कि डायरेक्ट सीड को मिलाया और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी को मिला के आपने इसको नया किया, इससे क्या है कि आपका यील्ड बढ़ेगा, पानी का खर्चा कम होगा, आपका बिजली का खर्चा कम होगा, टाइम बचेगा आपका। सर जैसे पंजाब में इस वक्त मुद्दा चल रहा है, पराली का मुद्दा जो चल रहा है, तो जो सरकार ने कहा थी पराली जलाओ ना, पर जो उन्होंने टेक्निक बताई थी वो उसके कारण जब उन्होंने फसल गए तो गुलाबी सुंडी का मसला आ गया। तो इसके लिए सर नाभी कुछ कर रही है एफर्ट्स की उसको कुछ क्या कहते हैं यूटिलाइज कर सके वो पराली को कुछ इस तरीके से? ये पराली की जो समस्या है बहुत ही विकट समस्या है। आप जानते हैं पराली से जो पोल्यूशन होता है वो दिल्ली तक पहुंचता है, जैसे बोलते हैं ना गूंज दिल्ली तक जाती है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बहुत सेंसिटिव है। तो हमारे पास जो एक बायोकोल प्रोजेक्ट है जहाँ हम टेक्नोलॉजी हमारे डेमोन्स्ट्रेट की है, इट्स स्वीडिश टेक्नोलॉजी इंडो स्वीडन प्रोग्राम के अंदर। तो राइस का जो बचा हुआ हस्क होता है, पराली होती है, उसको हम लोग एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं टोरिफेक्शन। टोरिफेक्शन के द्वारा हम उनको कोयले में बदल देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ पराली को हस्क को हम लोग कोयले में बदल देते हैं, और उस कोयले को आप नॉर्मल कोयले की तरह जला सकते हैं। 4000 किलो कैलोरी उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो फॉसिल फ्यूल जो कि आप ज़मीन से निकालते हैं उसके बराबर है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमने जो यहाँ पे पायलट प्लांट लगाया है उसकी कैपेसिटी 2 टन है पर दिन के लिए। तो अब इस 2 साल से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक काम कर रहा है, तो अब हमें कॉन्फिडेंस आ गया है। तो आइडिया ये है कि अब हम इसको बड़े स्केल पे बनाएं, और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट 2-3 जगह पे ऐसे नए प्लांट एस्टेब्लिश कर रहे हैं जहाँ ये कमर्शियल लेवल पे होगा, जहाँ किसानों से ये पराली खरीदी जाएगी। लगभग भी है, और उसको यूज़ करके हम लोग कोयला बना सकते हैं। इन फ्यूचर में कोई एंटरप्रेन्योर अगर उस तरह का प्लांट लगाना चाहता है तो टाई अप करके वो बहुत अच्छा कदम है, और इसमें नाभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका प्ले की है ये पायलट प्लांट को डेमोन्स्ट्रेशन में। दिस इज वन टेक्नोलॉजी। और जो राइस स्ट्रॉ होता है, पराली होता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं सेकेंडरी एग्रीकल्चर की तरह। इसमें परफ्यूम निकाल सकते हैं, सिलिका निकाल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट है CIAB, सेंटर फॉर इनोवेटिव एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हमने राइस हस्क से निकाले हैं, जो कि फार्मर फेंक देता है, उससे हमने निकाले हैं वो प्रोडक्ट। तो सर यहाँ पे नाभी में क्या ये भी रिसर्च होती है कि जैसे किसी प्लांट को या किसी भी जैसे वीट होगी, किसी चीज़ को जो सूंडी का लगती है, बिना पेस्टिसाइड के उसको मारा जा सके या वो पड़े ही ना उसको, ऐसा कुछ रिसर्च करते हैं यहाँ पे? इस वक्त नहीं हो रही है, पर थ्योरेटिकली पॉसिबल है उतना के रिसर्च करना। पर अभी कोई नाभी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, यहाँ सिर्फ 10 लेबोरेटरीज हैं, तो अभी हम लोग और एक्सपैंड कर रहे हैं। तो और जब नए लोग आएंगे तो और नए हम लोग फिर नए आविष्कार करेंगे, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, पर अभी इस पर कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल है सर कि जैसे हम धान, गेहूँ, गन्ना या दालों के ऊपर बहुत सारी मतलब कि उनके अगर मार्केट रेट देखें, तो मैं थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट से बात करूँगा कि अगर कल को कोई इंडस्ट्री करना चाहता है, इसमें बिजनेस करना चाहता है कि दाल की खेती करनी है उसने या शुगर केन की करनी है, तो क्या है कि सवाल वही है कि आज प्रोडक्शन कैसे निकले और अच्छी ब्रीड की कैसे है। तो शुगर केन वगैरह में, गन्ने में हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स में क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नाभी मतलब कोई नई वैरायटी लेके आ रहा है, कोई ऐसा गन्ने की हो, दाल की हो, जिस पर हम दावा कर सकें कि हमारी प्रोडक्शन जो अभी तक जितनी भी दालें हैं उसको हम चैलेंज करते हैं, ऐसे बढ़िया उड़द की दाल हमारी बहुत बढ़िया आई है, या हमने ऐसा सीड्स निकाला है कुछ ऐसा? देखिए, गन्ने में तो इस तरह का काम नहीं हो रहा है, पर जहाँ तक दालों का सवाल है, हम उनको और पौष्टिक बना रहे हैं। और उसमें जैसे एक आपका अमाइनो एसिड होता है लाइसिन, अगर वो अमाइनो एसिड लाइसिन ना हो तो शरीर में हम बना नहीं सकते उसको, तो उसकी कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हम ऐसी नई किस्में बना रहे हैं जिसमें लाइसिन कंटेंट ज़्यादा है। दूसरा, आप एक वो दाल होती है, इसको लेथाइरस ओडोरेटस बोलते हैं, लेथाइरस, जिसको जनरल लोग नहीं खाते बिकॉज टॉक्सिन होता है। तो हम एक नई किस्म बना रहे हैं जिसमें वो टॉक्सिन होगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारी कुछ नई ईजादें हैं जो अभी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे हैं, जीन एडिटिंग के थ्रू हैं, और वैसे भी वैराइटीज भी डेवलप हम लोग कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम में नाभी बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेकर आने वाला है। एक आखिरी सवाल है कि सर हम जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमें बाहर की इंडस्ट्री जो है वो दिखाई देती है कि जैसे फ्रूट्स के ऊपर आपने काम करना, वो इंडिया में ज़्यादा एंटर कर गए हैं,
कि हमारे पास से आप ये ब्रीड्स लीजिए, ये लीजिए तो आपकी प्रोडक्शन इतनी बढ़ेगी। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूट्यूब बहुत मतलब कि उस पर आ रहा है, लेकिन हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो है, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उनकी कोई भी रिसर्च इस तरह की ज़्यादा नहीं आती कि भाई अगर आपने इस प्रोडक्शन पर काम करना है, इस फ्रूट्स पर काम करना है। वो ज़्यादा करके आता है जी बाहर से ले आओ, मैंगो बाहर से ले आओ, फलाना लेकर आओ, लेकिन हमारे इंडियन क्यों मतलब कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, या मतलब कि वो चीज़ बाहर क्यों नहीं आ रही है? देखिए ऐसा नहीं है। एक जो आप कह रहे हैं कि बाहर के इंस्टीट्यूट्स वगैरह, जैसे मैं हमारे सीड, जैसे मैंने बताया मैं फेडरेशन सीड इंडस्ट्री से हूँ, तो हमारे जो मेंबर हैं सीड कंपनियाँ हैं वो हमारी 45 सीड कंपनियाँ मेंबर हैं, लेकिन उनका जो सीड का टर्नओवर जो इंडिया में जितना होता है उसका आगे से ज़्यादा उनसे होता है। तो उसमें बाहर की कंपनियाँ भी हैं, इंडियन कंपनी भी है, बराबर कंपनी है। जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में सीड कंपनी, वो इंडियन कंपनी है, बाहर कंपनी नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आप सोशल मीडिया में देखते हो एक तरफा पहलू होता है। ऐसी भी बहुत सारी हमारी सीड कंपनियां हैं जो इंडिया बेस्ड हैं और बाहर बिजनेस करती हैं, क्योंकि ऑपरेशन इंडिया में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है। बिल्कुल सर, एक नाम नहीं आ रहा है कि उसका यूट्यूब पर है, दिल्ली से वो कोई कंपनी है, पपाया का काम करता है, इंडस्ट्री है, बहुत सारा परचेज भी आप करते हैं, प्लांट्स भी आप देते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो पूरा इतना चैलेंज करता है कि फार्मर कोई भी अगर यूथ अगर बिजनेस करना चाहता है तो एक बार वो मतलब कि वो हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है कि यार इसे करके दे। सबसे बड़ी तो मार्केट की प्रॉब्लम आती है ना, वो कहते हैं हम सारा प्रोडक्ट आपका ले लेंगे। तो जब ऐसे आता है तो लगता है कि यार उससे जुड़ा, देखो आपको वो जो भी है वो टेस्ट करना आपको क्या लगता है वो सही इंडस्ट्रियाँ है या नहीं है, या ऐसे हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग खाली सीड इंडस्ट्री से डील करते हैं, तो बीज से डील करते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो वो तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी, कि वो करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है इंडिया में, नई बात तो है नहीं, है ना। बहुत सारी जो ITC कंपनियां हैं और बहुत कंपनियां जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, अच्छे दाम देती हैं, फार्मर खुश है होता है, क्योंकि फार्मर को क्या चाहिए, अगर आपको क्वालिटी बीज मिल जाए और आपकी प्रोड्यूस को मार्केट में अच्छा पहले से ही आपको जो तय दाम है वो मिल जाए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए ना। तो वाई नॉट, अच्छी बात है, करना चाहिए। बट जो भी नया आदमी ट्राई करे पहले वो सोच बोझ के कर ले, वो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। थैंक यू।